हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे बिहार जून करंट अफेयर्स 2023 और इसमें जो मीडियम ऑफ एक्सप्लेनेशन रहेगा वो रहेगा हिंदी। और कुछ कुछ सेंटेंसेस को तो यहाँ पे हिंदी में भी दिया गया है, मतलब आपको यहाँ पे हिंदी इनकी बताई गई है तो आप इन्हें भी रेफर कर सकते हैं। तो ये हिंदी मीडियम के लिए भी यूजफुल है, इंग्लिश मीडियम के लिए तो है ही। तो इसका जो पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके नहीं आ रहा है, ये सिंगल वीडियो है जिसमें बिहार के जून मंथ के करंट अफेयर्स हम पूरे करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2023, दैट इज राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार, ये दिया गया है गायत्री कुमारी जी को। ये शेखपुरा से हैं, बिहार के। तो इन्हें दिया गया है ये अवार्ड। आप यहाँ देख सकते हैं इनकी इमेज। इन्हें हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया, आप यहाँ देख सकते हैं। तो 2023 का ये जो नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड है, ये शेखपुरा की गायत्री कुमारी जी को दिया गया है। और ये इनको दिया गया है इनके एक्सीलेंट वर्क इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग के क्षेत्र में इन्होंने बहुत अच्छा अपना योगदान दिया, कार्य करा है, जिसकी वजह से इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। इनको मतलब काफ़ी सारे चीज़ों में अचीवमेंट्स भी मिले हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इन द कैंपेन ऑफ वेसेक्टॉमी, दैट इज नसबंदी अभियान में इनको मिला है, मतलब काफ़ी अचीवमेंट्स मिले हैं। फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन, वैक्सीनेशन, वर्किंग एज अ फ्रंट लाइन वर्कर और अ कोरोना वॉरियर ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। सो जब पैंडेमिक चल रहा था, महामारी का समय चल रहा था, उस टाइम पे ये एक फ्रंट लाइन वर्कर की तरह इन्होंने बहुत काम करा, बहुत हेल्प करी, बहुत अपना योगदान दिया। तो इनके सेवा कार्यों को देखते हुए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है, नाइटिंगेल अवार्ड 2023 का। कहाँ से है ये? शेखपुरा से है। तो चलिए इस अवार्ड के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। ये जो नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड है, ये कब आया था, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने कभी से इंस्टीट्यूट करा था। इट वाज इंस्टीट्यूटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन 1973। एंड ये जितनी भी नर्सेज हैं या जो भी नर्सिंग प्रोफेशनल्स हैं, उन्हें ये दिया जाता है फॉर दियर मैरिटोरियस सर्विसेज टू दी सोसाइटी, मतलब ये अपने उनके सराहनीय कार्य के लिए उन्हें दिया जाता है। आप यहाँ पे हिंदी में देख सकते हैं, हिंदी मीडियम के लिए आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट है हमारे पास फाइनेंशियल एड टू फ्लड हिट फैमिलीज फॉर सीएम रिलीफ फंड इंक्रीज्ड। देखिए यहाँ पे मैंने काफ़ी के तो हिंदी दे दिए हैं, जिनके नहीं दिए उनको मैं एक्सप्लेन आपको कर रही हूँ। और आप आगे देखेंगे जो भी आगे पीडीएफ आपको दिखाया जाएगा, उसमें हिंदी में काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन करी है, जिसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है वहाँ पे मैंने नहीं प्रोवाइड करा है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल एड दिया गया है। एक्चुअली जो फ्लड, हमें पता है कि नॉर्थ बिहार में आए दिन फ्लड आता रहता है, तो जो सीएम रिलीफ फंड है, मतलब सीएम रिलीफ फंड से पैसा जाता था। जो भी फ्लड अफेक्टेड फैमिलीज हैं, जो भी फ्लड अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन्हें फाइनेंशियल एड प्रोवाइड किया जाता था, पैसा दिया जाता था। तो वो पहले अमाउंट था 600, अब इसे बढ़ा के कर दिया गया है 1000 रुपीज़। तो बस इसमें इतना ही है, ताकि वो बर्तन, कपड़े या फिर अपनी ज़रूरत के सामान खरीद सकें। तो ये जो सीएम रिलीफ फंड है, जिसमें ये पैसा पहले 600 था, अभी कर दिया गया 1000। तो ये जो सीएम रिलीफ फंड है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1971। ये फैक्ट आप याद रखिए, क्योंकि न्यूज़ तो है सीएम रिलीफ फंड को इंक्रीज करा गया है, पर क्या पता आपसे फैक्ट पूछ ले। तो ये जो सीएम रिलीफ फंड है, इसे कब स्टैब्लिश करा गया था? 1971। किस लिए? फॉर द पीपल इन डिस्ट्रेस, जो भी फ्लड अफेक्टेड फैमिलीज है या फिर जो भी किसी डिजास्टर सिचुएशन को फेस करे हैं, जो भी प्रॉब्लम में हैं, उन्हें हेल्प प्रोवाइड किया जाए इस फंड से। और ये जो फंड है, इसमें पैसा कहाँ से आता है? पब्लिक कॉन्ट्रीब्यूशंस, पब्लिक पैसा इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करती है। और इसमें सिर्फ वॉलंटरी डोनेशंस है, जिसे करना है, डोनेट करना है, वो यहाँ पे डोनेट कर देता है। और इन्हीं पैसों को यूज़ करके हम इन डिस्ट्रेस फैमिलीज जो भी प्रॉब्लम में हैं, उनकी हेल्प करते हैं। बेसिक एम क्या है? टू प्रोवाइड इमीडिएट रिलीफ टू द फैमिलीज अफेक्टेड। जो भी अफेक्टेड फैमिलीज हैं, उन्हें जल्दी से जल्दी हम हेल्प प्रोवाइड कर सकें, ताकि वो जो भी प्रॉब्लम झेले हैं उससे रिकवर कर सकें। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं ये बिहार पूर्णिया मेडिकल कॉलेज गेट्स दिस एनएमसी नॉड फॉर 100 MBBS सीट्स इन 2023-2024। तो नेशनल मेडिकल कमीशन ने परमिशन दे दी है इसे, और बोल सकते हैं जो भी पूर्णिया का मेडिकल कॉलेज है उसको अप्रूवल मिल गया है। किससे मिला है? नेशनल मेडिकल कमीशन। किस लिए? फॉर द एकेडमिक सेशन 2023-2024, ताकि वो अपने इस कॉलेज में 100 MBBS सीट्स को ला सके। अब देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं एनएमसी, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग। तो अब देखिए, इस इवेंट के बाद हमारे बिहार में
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस कितने हो गए? 10। एंड MBBS की जो सीट्स हैं ये 100 इसमें आया है पूर्णिया में, तो अब कितनी हो गई है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में? 1100। तो ये आप डेटा यहाँ से याद रखेंगे। और ये जो मेडिकल कॉलेज है ये अब मतलब कि इसे हम NMC की नॉट मिल गई है, तो ये पहला गवर्नमेंट कॉलेज बन गया है, फर्स्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन द एंटायर कोसी रीजन। क्योंकि हमें पता है पूर्णिया कहाँ कोसी रीजन में आता है, तो पूरे कोसी रीजन में ये जो पूर्णिया मेडिकल कॉलेज है ये पहला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बन आ गया है हमारे दिस कोसी रीजन में। जब मतलब ये जो NMC ने इसे परमिशन दे दी है 100 MBBS सीट की, इसके बाद तो हमारे बिहार में कितने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हो गए? अब 10। और MBBS सीट्स कितनी है गवर्नमेंट कॉलेजेस में और इंस्टीट्यूट्स में? 1100। नेक्स्ट न्यूज़ है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर बीटल फार्मिंग। तो आप मतलब बीटल फार्मिंग, पान की खेती, इसके लिए कहाँ पे आ रहा है ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस? कहाँ पे बनाया जा रहा है? वैशाली डिस्ट्रिक्ट में, दिस बीदपुर, यहाँ पे आ रहा है, मतलब आने वाला है, टू प्रमोट द क्वालिटी बीटल प्रोडक्शन इन द स्टेट। अच्छे से हम लोग बीटल फार्मिंग कर सकें, इसे बूस्ट कर सकें, तो इसलिए ये कहाँ पे आ रहा है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस? वैशाली में। तो ये नेक्स्ट न्यूज़ हम देखते हैं 44 साइबर पुलिस स्टेशंस। तो हमने इससे पहले जब न्यूज़ पढ़ा था, जिस मंथ को कवर करा था, तो वहाँ पे हमने पढ़ा था मई मंथ 44 साइबर पुलिस स्टेशंस जो हैं बिहार में आने वाले हैं, क्योंकि हमारे बिहार में अब तक 0 थे, नहीं थे। अब ये जो न्यूज़ है, मतलब जो ये 9 जून का हम देखें, 9 जून को ये जितने भी 44 साइबर पुलिस स्टेशंस हमारे बिहार के जो 38 डिस्ट्रिक्ट्स में आने वाले थे, अब वो फंक्शनल हैं। तो कब से फंक्शनल है ये? 9 जून 2023। एंड ये 24 घंटे काम करेंगे, 24/7 ये अवेलेबल रहेंगे, फंक्शन करेंगे। और इसमें एक हेल्पलाइन नंबर भी है 1930 टू रजिस्टर अ कंप्लेंट। अगर आपको कोई साइबर फ्रॉड हुआ है, कोई ऐसा जो भी साइबर फ्रॉड विक्टिम है, जो भी साइबर फ्रॉड जिसने झेला है, जिसके साथ ये फ्रॉड हुआ है, वो इस हेल्पलाइन नंबर को यूज़ करके, डेट इज़ 1930, अपने कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकता है। और यहाँ पे जो नोडल यूनिट है वो कौन सी है? Economic Offences Unit EOU will act as a nodal agency in all the cyber crime cases registered. So जितने भी साइबर क्राइम केसेस हैं जो रजिस्टर हो रहे हैं, मतलब इस 1930 को लेकर, तो उसको हैंडल, उसको नोडल एजेंसी कौन है, कंट्रोल कौन करेगी, उसको देखेगी कौन? ओवरऑल वी कैन से इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट EOU। सो ये आप देख सकते हैं इमेज, पटना साइबर थाना। तो ऐसे करके हमारे 38 डिस्ट्रिक्ट्स में आए हैं 44 साइबर पुलिस स्टेशंस। अब साइबर पुलिस स्टेशन तो आ गए, अब आए हैं ये ट्रैफिक पुलिस स्टेशन। कितने आए हैं? टोटल 28 ट्रैफिक पुलिस स्टेशन आने वाले हैं, मतलब हम ऐसा प्लान कर रहे हैं। देखिए, इससे पहले 12 डिस्ट्रिक्ट में 15 ट्रैफिक थाने थे। अब इन 12 डिस्ट्रिक्ट के बाद हम कोशिश कर रहे हैं कि और मतलब ये 15 तो थे, अब हम 28 ट्रैफिक पुलिस स्टेशन और लेकर आए पूरे बिहार में। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो 12 डिस्ट्रिक्ट थे उनमें मतलब कि ये कौन कौन से थे जिसमें ऑपरेशनल थे पहले। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये है सारण, देन ये है मुजफ्फरपुर, दरभंगा, यहाँ पे है पूर्णिया, एंड दिस इज़ कटिहार, भागलपुर, मुंगेर, बेगूसराय, एंड ये है हमारा नालंदा, देन हियर वी हैव दिस गया, एंड हियर वी हैव दिस भोजपुर, और ये पटना। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट थी, इनमें अभी तक अवेलेबल, मतलब जितने भी ट्रैफिक पुलिस स्टेशन थे वो ऑपरेशनल थे अभी तक। और अब हम प्लान कर रहे हैं कि हम 28 ट्रैफिक पुलिस स्टेशन और लेकर आए। तो अभी तक क्या हो रहा था कि हमारे जो भी हैं ट्रैफिक पुलिस स्टेशंस नहीं थे, हमारे पास थे ट्रैफिक आउटपोस्ट। तो हम ट्रैफिक आउटपोस्ट से जो भी व्हीकलर मूवमेंट है कंट्रोल करते थे। आपने देखा होगा कि जैसे आप कोई स्ट्रीट, या फिर अगर आप बात करें चौराहा, या फिर आप बात करें मतलब कोई भी ऐसे ही सड़क होती है जहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे एक ऐसे आउटपोस्ट होता है, और यहीं पे आपका जो ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो खड़े होकर व्हीकलर मूवमेंट को डायरेक्ट करते हैं, उन्हें कंट्रोल करते हैं, साथ के साथ पेनल्टी लगाते हैं। तो अब क्या होगा, अब ट्रैफिक आउटपोस्ट की जगह आएगा ट्रैफिक पुलिस स्टेशंस। और यहाँ पे ये डिसीजन क्यों लिया गया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्टिव दिया था, और बोल सकते हैं एक इशू करा था डायरेक्शन, जिसमें उन्होंने बोला था कि जितने भी स्टेट्स हैं उनको दिस ट्रैफिक मैनेज करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की ज़रूरत है, साथ के साथ मैन पावर को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ पे रोड एक्सीडेंट्स बहुत इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो उसको कम करने के लिए हमें ट्रैफिक पुलिस स्टेशन की ज़रूरत है। सो उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए बिहार ने यह डिसीजन लिया है कि वो 28 ट्रैफिक पुलिस स्टेशन और लेकर आएगी।
नेक्स्ट है बिहार अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन। तो इसके रिगार्डिंग पोलिंग हुई थी फॉर 806 पोस्ट ऑफ वार्ड काउंसिलर्स, डेप्यूटी मेयर एंड मेयर इन 31 अर्बन लोकल बॉडीज। कब हुई थी ये? 9 जून 2023। तो जनार्दन प्रसाद जी जो हैं ये हैं हमारे औरंगाबाद से, और इन्होंने अभी ज्वाइन करा है दिस न्यू डीजी ऑफ दिस जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये हमारे बिहार के पहले जियो साइंटिस्ट हैं टू ऑक्यूपाई दिस पोस्ट ऑफ डीजी। एंड ये एक्चुअली इन्होंने पहले एज अ जियोलॉजिस्ट ज्वाइन करा था दिस जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को 1988 में, और अब ये बन गए हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ दिस जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। मतलब जब ज्वाइन करा था तब ये जियोलॉजिस्ट से ज्वाइन करे थे, और अब ये बन गए हैं डीजी। और इन्होंने ये जो चार्ज एज्यूम करा है कहाँ पे किया है? दिस जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर इन कोलकाता। तो हम अब देखेंगे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो बिहार का सेक्स रेशियो है वो काफ़ी गिर गया है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस रिपोर्ट। पहले के रिपोर्ट से काफ़ी गिर गया है। सबसे पहले सेक्स रेशियो क्या होता है? इट्स द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। दैट इज कितनी फीमेल्स हैं हर एक, मतलब हर 1000 फीमेल्स में कितनी फीमेल्स हैं। तो ये सेक्स रेशियो है। और इससे आप देख सकते हैं कि जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 था उसमें था 934 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। अब इस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अकॉर्डिंग कितना हो गया? 908। तो बिहार का जो सेक्स रेशियो है एज पर दिस सर्वे, इस सर्वे के अकॉर्डिंग वो गिर गया है, काफ़ी कम हो गया है। तो देखिए क्वेश्चन में आपसे ये जो डेटा है आपसे या तो इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग, या फिर सेंसस के अकॉर्डिंग, या फिर दिस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग, या फिर और कोई इंडेक्स है उसके अकॉर्डिंग। तो आपको ये सारी चीज़ें डेटा ऐसे याद रखनी है कि इस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अकॉर्डिंग हमारा जो बिहार का सेक्स रेशियो है वो 908 है। तो ये जो डेटा है ना वेरी करता है हर एक इंडेक्सेस के अकॉर्डिंग या फिर सेंसस के अकॉर्डिंग। तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी है। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के अकॉर्डिंग 934 था, अब कितना है? 908। और वहीं अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया की जो सेक्स रेशियो है वो इम्प्रूव हुई है, अच्छी है, बिहार की उल्टा गिर गई है। तो ये था 919 और अब कितना है? 929। ये इंडिया की बात हो रही है। इंडिया के एवरेज से भी हमारा कम है, बिहार का 908 है। और ऊपर से अगर हम बात करें तो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे तो अलार्मिंग सिचुएशंस हैं, बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं हम रेड फ्लैग वाली सिचुएशन है। जैसे मुजफ्फरपुर, आप मुजफ्फरपुर में अगर देखेंगे तो 685 फीमेल, काफ़ी कम, बहुत कम, 685 फीमेल चिल्ड्रेन पर 1000 मेल्स। और जबकि ये अगर हम बात करें मुजफ्फरपुर का तो 930 था, अब ये जो डेटा है 685 हो गया है। उसके बाद अगर हम बात करें मुजफ्फरपुर के बाद तो नंबर आता है सारण का, जहाँ पे 779 फीमेल चिल्ड्रन है इस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अकॉर्डिंग। तो आप ये इमेज देख सकते हैं जिसमें मुजफ्फरपुर का वर्स्ट, उसके बाद है सेकंड वर्स्ट नंबर पे सारण एंड देन मधुबनी। तो ये जो है अलार्मिंग फिगर्स हैं कुछ डिस्ट्रिक्ट की, उनका ही नाम दिया गया है, जिसमें से सबसे ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन मुजफ्फरपुर का है, फिर सारण का है। यहाँ पे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के बारे में दिया हुआ है, यहाँ पे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4। तो आप ये देख सकते हैं कि सर्वे में आप यहाँ देखेंगे कि काफ़ी अच्छा था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 का, ज़्यादातर आपको यहाँ 9 में ही दिखेंगे, और यहाँ पे जो है काफ़ी कम हुआ है इस बार। अब ये आप ये जो चीज़ें मैंने बताई वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है कि कंट्री का जो एवरेज है वो तो इम्प्रूव हुआ है, लेकिन बिहार का रिड्यूस हुआ है, ये 929, और बिहार का आप देख सकते हैं यहाँ पे कम हुआ है 908, और जो वर्स्ट है वो है मुजफ्फरपुर। तो वही सेम चीज़ें। तो ये जो ड्रॉप है ना, ये जो कम हुआ है वो इंडिकेट कर रहा है फीमेल फिटिसाइड बहुत ज़्यादा हो रहा है और इलीगली तरीके से करा जा रहा है ये, इसी की वजह से हमें ये डेटा देखने को मिल रहा है। इस डेटा के आधार पे हम इंडिकेट, मतलब ये डेटा हमें इंडिकेट करता है, हमें इस डेटा से पता चल रहा है कि जो फीमेल फिटिसाइड है वो ज़्यादा हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। ये है 5th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। इसे रिलीज करा है हमारे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और ये 2022-23 के लिए रिलीज करा गया है। और ये जो इंडेक्स है फूड सेफ्टी का, ये कब रिलीज हुआ है? 7 जून 2023 हमारे ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने रिलीज करा है। तो देखिए यहाँ पे फूड सेफ्टी है, और कौन से मिनिस्ट्री ने रिलीज करा है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और कब रिलीज करा था? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के दिन एट विज्ञान भवन न्यू दिल्ली। तो इससे हमें एक चीज़ और पता चलती है कि जो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है कब सेलिब्रेट होता है? 7 जून। तो हमारा ये 7 जून को
इस रिपोर्ट को रिलीज़ करा गया जब था हमारा वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, और हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने, और वी कैन से द मिनिस्टर, उन्होंने ये चीज़ रिलीज़ करी, इस इंडेक्स को रिलीज़ करा। अब इस इंडेक्स में हम पूरी इंडिया का भी देखेंगे और बिहार का भी देखेंगे। अगर हम बात करें टॉप परफॉर्मर्स, सबसे अच्छा परफॉर्म किसने करा है फूड सेफ्टी में, अगर हम बात करें लार्ज स्टेट तो वो है केरला, देन वी हैव पंजाब एंड देन तमिलनाडु। तो ये 3 स्टेट्स हैं, केरला, पंजाब एंड तमिलनाडु, और यू कैन से KPT। ये जो 3 स्टेट्स हैं ये टॉप 3 में है। KPT ये आपके लार्ज स्टेट्स में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक पे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है स्टेट फूड सेफ्टी में। अगर हम बात करें स्मॉल स्टेट तो वो है हमारे गोवा, मणिपुर, सिक्किम। तो गोवा ने सबसे अच्छा परफॉर्म करा है स्मॉल स्टेट्स की कैटेगरी में। और यूनियन टेरिटरी में देखें तो जम्मू कश्मीर ने अच्छा करा है। आपको डाउट हो जाएगा कि चंडीगढ़ ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा है फूड सेफ्टी में, बट यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर हमारी यूनियन टेरिटरी है उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा है इस यूनियन टेरिटरी में, यूनियन टेरिटरी की कैटेगरी में। अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार की इसमें जो रैंकिंग आई है फूड सेफ्टी में वो है 19th आउट ऑफ 20 मेजर स्टेट्स और द लार्ज स्टेट्स ऑफ इंडिया। सो 20 में से 19 रैंक आई है इसकी बिहार की, एंड जो स्कोर था वो 20.5 आउट ऑफ 100। सो इसकी रैंक आप याद रखेंगे कि बिहार की दिस स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में 19th रैंक है आउट ऑफ 20 मेजर स्टेट्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है हमारा G20 लेबर इंगेजमेंट ग्रुप मीटिंग। अभी हमको पता है कि जो G20 की प्रेसिडेंटशिप है वो कौन हेल्ड कर रहा है, मतलब कौन होल्ड कर रहा है उस पोस्ट को, इंडिया। सो इंडिया G20 की प्रेसिडेंटशिप होल्ड कर रही है, और G20 से रिलेटेड फिर जितने भी समिट्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, उस पूरे प्रेसिडेंटशिप के दौरान वो सब इंडिया में कराए जाते हैं। तो वैसी ही एक मीटिंग है लेबर इंगेजमेंट ग्रुप, जिन्हें हम L20 भी बोलते हैं। तो ये जो मीटिंग हुई है ये हमारे पटना में हुई है। कब हुई है? 22 एंड 23 ऑफ जून। ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, साथ के साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि इवेंट पटना में हुआ था, उसको हम L20 से भी बोलते हैं। आप ये देख सकते हैं, बिहार वेलकम्स G20 डेलीगेट्स, पटना बिहार 22 to 23 ऑफ जून 2023। और जो इसका थीम था, आप यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, जो थीम है इस L20 और वी कैन से G20 का, वो है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। एंड दिस इवेंट और दिस L20 ग्रुप मीटिंग, इट वॉज इनॉग्रेटेड बाय द गवर्नर ऑफ बिहार राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी। तो इन्होंने इसे इनॉग्रेट करा था। अब इसके चेयरमैन कौन थे L20 के, द लेबर एंगेजमेंट ग्रुप के? वो है हमारे हिरण्मय पांड्या। देन ये जो इसकी इंसेप्शन मीटिंग हुई थी L20 की, मतलब ये तो यहाँ पे इसकी लेबर एंगेजमेंट ग्रुप की मीटिंग थी, लेकिन इससे पहले इसकी एक इंसेप्शन मीटिंग हो रखी है। 18, 19, 20 मार्च को अमृतसर में हुई थी ये मीटिंग, और उसके बाद ये जो L20 की मीटिंग है इसे पटना में आयोजित करा गया था। तो अब चलते हैं हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार से रिलेटेड एक न्यूज़ है जो गया में है। इसे A++ ग्रेड मिला है। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिशन काउंसिल के द्वारा ये ग्रेडिंग इसको दी गई है। हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया में है ये। इस यूनिवर्सिटी को ये ग्रेड मिला है, और इसके बाद ये जो यूनिवर्सिटी है, इट हैज़ बिकम द फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार टू गेट दिस ग्रेड, विच इज़ द हाइएस्ट, वी कैन से द हाइएस्ट जो भी ग्रेडिंग स्केल में जो ग्रेड होता है, डेट इज़ A++, वो हमारे बिहार के साउथ यूनिवर्सिटी को दी गई है। और ये ग्रेडिंग कौन देता है? नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिशन काउंसिल, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद ने ये A++ ग्रेड दिया है। नाउ अगर हम बात करें ये जो ग्रेडिंग है, डेट इज़ नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिशन काउंसिल, इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे ग्रेडिंग होते हैं, मतलब A, B बहुत सारे कैटेगरीज में होते हैं, जिसमें से हमारे बिहार में जो साउथ यूनिवर्सिटी से A++ दिया गया। और ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार है, ये क्रिएट करी गई थी 2009 में बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, एंड इट वॉज क्रिएटेड अंडर द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक्ट। देन आप ये देख सकते हैं इमेज, इट हैज़ मेड दिस हिस्ट्री विद A++ रैंकिंग फ्रॉम NAC, क्योंकि बिहार की ये पहली यूनिवर्सिटी है, तो आप ये देख सकते हैं। देन NTPC बरौनी सिक्योर्स फर्स्ट रैंक एट 4th नेशनल वाटर अवार्ड्स। हमने देखा था कि जो 4th नेशनल वाटर अवार्ड था उसमें ओवरऑल में बिहार का जो रैंक था वो था 3rd, और यहाँ पे हम देख रहे हैं
एनटीपीसी बरौनी को इसमें फर्स्ट रैंक मिला है इन द बेस्ट इंडस्ट्री कैटेगरी। सो इंडस्ट्री कैटेगरी में इसे फर्स्ट रैंक मिला है एट दिस 4th नेशनल वाटर अवार्ड। देन नेक्स्ट, हमारे जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब वेलफेयर मिनिस्टर हैं वो कौन अपॉइंट हुए हैं? रत्नेश सदाजी। इन्होंने ओथ लिया था, आप ये देख सकते हैं। ये जो हमारे रत्नेश सदाजी हैं ये 3 times जेडीयू के एमएलए भी रह चुके हैं फ्रॉम दिस सोनबरसा इन द सहरसा डिस्ट्रिक्ट। सहरसा डिस्ट्रिक्ट से ये 3 बार एमएलए भी रह चुके हैं और इन्होंने अभी 16 जून को ओथ लिया और ये बने हैं हमारे SC/ST वेलफेयर मिनिस्टर। नाउ इससे पहले कौन थे? संतोष कुमार सुमन जी थे। अब इनको रिप्लेस करके हमारे आए हैं रत्नेश सदाजी। तो इनसे पहले संतोष कुमार सुमन जी, जो कि हमारे जीतन राम मांझी जी के बेटे हैं, उन्होंने ये पोस्ट होल्ड करा। तो ये हमारे फॉर्मर सीएम एंड हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा फाउंडर जीतन राम मांझी के बेटे हैं जिन्होंने ये पोस्ट होल्ड करा था। अब इनके बाद ये रत्नेश सदाजी ये पोस्ट होल्ड कर रहे हैं। Now Patna Municipal Corporation, it has become, or we can say PMC, Patna Municipal Corporation, it has become the first municipal corporation to use the central bank digital currency. अभी हमने देखा था कि RBI अपनी एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लाने वाली है, तो उसके उस इवेंट के बाद जो पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उन्होंने, मतलब ये जो PMC है ये पहली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बन गई है जिसने RBI की ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लेकर मतलब अडॉप्ट करा है, जिसे यूज़ करा है। ये कब करा था? 23 मई 2023 को। जो भी मेयर हैं, डिप्टी मेयर है, म्यूनिसिपल कमिश्नर है, उन्होंने मिलकर इसको लॉन्च करा। तो आप देख सकते हैं जो डिजिटल करेंसी थी ई-रूपी, इसको लॉन्च करा गया। ये जो ई-रूपी है हमारे RBI ने जनरेट करा था, जिसके बाद अब ये जो हमारे पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया है वहाँ पे इस डिजिटल करेंसी का यूज़ करा जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे पटना रांची वंदे भारत ट्रेन, इसे हम पटना हटिया भी बोलते हैं। पटना हटिया वंदे भारत ट्रेन, ये इसे फ्लैग ऑफ करा गया या हरी झंडी दिखाई गई। हमारे PM नरेंद्र मोदी जी ने कब करा? ये 27 जून 2023। ये जो पटना रांची वंदे भारत ट्रेन है इसे हरी झंडी दी गई या फ्लैग ऑफ करा गया 27 जून 2023 को वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड इट वॉज फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम रानी कमलापति हबीबगंज रेलवे स्टेशन। इस रेलवे स्टेशन से इसे ग्रीन फ्लैग और हरी झंडी दिखाई गई। ये जो पटना रांची वंदे भारत ट्रेन है ये पहली ट्रेन है जो हमारे बिहार की कैपिटल सिटी पटना से चलेगी। एंड ये एक्चुअली हमारे बिहार में इससे पहले एक और वंदे भारत ट्रेन मतलब रन कर रही है, वो है हमारी NJP हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस। उसके बाद आई है ये पटना रांची वंदे भारत ट्रेन। लेकिन ये जो पटना रांची वंदे भारत ट्रेन है ये बिहार के कैपिटल से जाने वाली और ऑपरेट करने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन बनी है। अब अगर हम बात करें ये जो पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है ये पूरी जर्नी पटना से लेकर रांची तक 6 घंटे में कवर कर लेगी। तो 6 आवर्स में ये पूरा अपना ट्रैवल पटना से रांची तक कवर कर लेगी। और इसमें कौन कौन से स्टेशन आएंगे? पटना जंक्शन, गया जंक्शन, कोदरमा जंक्शन, हजारीबाग टाउन, बकराना जंक्शन एंड दिस मेसरा एंड रांची जंक्शन। नेक्स्ट है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक, दैट इज ईस्टर्न जोनल काउंसिल मीट। कहाँ पे हुई है? ये पटना में हुई है। कब हुई है? 17 जून। तो आप देख सकते हैं। और ये जो थी ना ये 13th मीटिंग है। द 13th मीटिंग of Standing Committee of the Eastern Zonal Council, it was concluded in Patna on 17th of June 2023. आप इस इमेज में भी देख सकते हैं 13th meeting of the Standing Committee of Eastern Zonal Council which was concluded in Patna on 17th of June 2023. एंड इसे चेयर करा था और वी कैन से जो भी इसे इन्होंने हेड करा था कि इन्होंने हमारे आमिर सुबहानी जी ने, चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार। तो हमारे बिहार के जो चीफ सेक्रेटरी है उन्होंने इस इवेंट को चेयर करा था। और यहाँ पे डेलीगेट्स कहाँ से आए थे? बिहार से आए थे, झारखंड से आए थे, ओडिशा से आए थे, वेस्ट बंगाल से आए थे, क्योंकि यही 4 स्टेट्स हैं जो हमारे इस ईस्टर्न जोनल काउंसिल के अंदर आती हैं। हम अभी जोनल काउंसिल के बारे में पढ़ेंगे और हमारे इंडिया में टोटल 5 जोनल काउंसिल्स हैं, साथ में एक नॉर्थ ईस्ट का अलग से जोनल काउंसिल बनाया गया। तो अभी हम देखेंगे कि उनमें से हमारा जो ईस्टर्न जोनल काउंसिल है उसमें आता है बिहार, झारखंड, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल।
तो इन्होंने इस इवेंट में, इस मीटिंग में अपने जो भी इंटरस्टेट इश्यूज थे उन्हें डिस्कस करा, उसके ऊपर डेलिबरेट डिस्कशंस ये सब चीज़ें करी इस मीटिंग में. ड्यूरिंग द मीटिंग द ऑफिशियल्स ऑफ ओडिशा, वेस्ट बंगाल, बिहार showcased several good practices. तो ओडिशा के जितने भी ऑफिसर्स थे, ऑफिशियल्स थे, वेस्ट बंगाल और बिहार, इन्होंने अपने गुड प्रैक्टिसेस को दिखाया इस इवेंट में, इस मीटिंग में. साथ के साथ जो भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से रिलेटेड इश्यूज थे उसको टैकल करा, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स की बात करी, फरक्का बराज के ऊपर बात करी, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंदिरापुरी रिजर्वॉयर प्रोजेक्ट की बात करी. तो ये सारी चीज़ें इन्होंने इस पर डिस्कस करी और जो भी इनके इश्यूज थे उस पर भी इन्होंने डिस्कशन करा. अब अगर हम बात करें तो जोनल काउंसिल्स ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं है, क्योंकि ये एक एक्ट से आए हैं, दैट इज स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956. और इस एक्ट ने हमारे कंट्री को 5 जोन्स में डिवाइड करा. तो 5 जोनल काउंसिल्स आए, नॉर्दर्न जोनल काउंसिल, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न, सदर्न. एंड इसमें से एक अलग से हमारा नॉर्थ ईस्टर्न है जो कि इस एक्ट के अंदर नहीं है. इसके लिए डिफरेंट एक्ट लाया गया था पार्लियामेंट से और नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग से जोनल काउंसिल बनाए गए. तो यहाँ पे जो हमारा ईस्टर्न है इसमें हमारा आता है बिहार, देन झारखंड, देन ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल. तो आप यहाँ देख सकते हैं ये 4 इसमें स्टेट्स हैं जो आते हैं और इनकी 13th मीटिंग हुई थी पटना में. नेक्स्ट, बिहार द 5th स्टेट टू इम्प्लीमेंट नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम. सो बिहार जो है 5वां स्टेट बन गया है इसको इम्प्लीमेंट करने में, दिस NTPS नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम. ये है क्या? एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि एक रिकॉर्ड मेंटेन करेगा जितने भी ट्रांजिट परमिट्स हैं, इंटरस्टेट, इंट्रास्टेट ट्रांसपोर्टेशन का और फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का. मतलब यहाँ पे क्या है कि जो भी हमारा इंटरस्टेट में ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, मतलब ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है या स्टेट के अंदर जो भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, चाहे वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट का हो या और भी चीज़ों का, फ्रॉम प्राइवेट लैंड और पब्लिक लैंड, हर एक चीज़ का एक डिजिटल रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, मतलब बनाया जाएगा. तो ये जो नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम है ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसमें हम ट्रांसपोर्टेशन मूवमेंट और ट्रांसपोर्टेशन या फिर इन सब चीज़ों को, जो भी हम प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो एक स्टेट के अंदर कर रहे हो चाहे वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कर रहे हो, इन सारी चीज़ों को, जो भी हमारे ट्रांजिट परमिट्स हैं, इसमें जो भी इनको परमिशन दी जाती है, जो भी हमारे ट्रांजिट परमिट्स हैं, उन सबको हम रिकॉर्ड करेंगे डिजिटली. सो ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है और इनको मॉनिटर करेंगे कि कहाँ से कहाँ हमारे फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जा रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट से हो या पब्लिक लैंड से हो. तो ये जो NTPS है, दिस नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम, इट वॉज लॉन्च्ड रिसेंटली इन जून 2023. हमारे जो स्टेट एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर तेज प्रताप यादव जी हैं, उन्होंने इसे लॉन्च करा था और उसके बाद जो है बिहार 5th स्टेट बन गया है टू इम्प्लीमेंट दिस. अब हम कुछ वन लाइनर्स देखते हैं. स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IQ एयर, मतलब इसने एक रिपोर्ट दिया है. इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो पटना का रैंक है मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड में, वो है 10th. अभी ये जो रिपोर्ट है इसको हम डिटेल में जब नेशनल करंट अफेयर्स या इंटरनेशनल करेंगे तब इसे कवर करेंगे, या फिर जब भी हम रिपोर्ट या इंडेक्सेस, मतलब ये बिहार का कर रहे हैं तो इसमें हम बिहार का देख रहे हैं. जो पटना का रैंक है इस मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड में, वो है 10th. नेक्स्ट, ये है डॉक्टर शकील अहमद खान जी. इन्होंने मुंबई में एक सम्मेलन आयोजित हुआ था, मुंबई में राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन जिसे हम बोलते हैं नेशनल लेजिस्लेटर्स कॉन्फ्रेंस, ये हुआ था मुंबई में. और उस कॉन्फ्रेंस में इन्हें अवार्ड दिया गया है बेस्ट लेजिस्लेटर ऑफ द कंट्री, दैट इज सर्वश्रेष्ठ विधायक सम्मान इन्हें दिया गया है. कौन है ये? डॉक्टर शकील अहमद खान जी. तो इन्हें बेस्ट लेजिस्लेटर ऑफ द कंट्री अवार्ड दिया गया है एक कॉन्फ्रेंस में, दैट इज नेशनल लेजिस्लेटर्स कॉन्फ्रेंस, जो कि हुआ था मुंबई में. ये कटिहार के MLA रह चुके हैं एंड ऑल्सो द फॉर्मर GNU स्टूडेंट्स यूनियन प्रेसिडेंट. 1992 में ये रह चुके हैं एंड ही जॉइंड कांग्रेस इन 1999. देन नेक्स्ट, IIT Roorkee has handed over the report of the investigation of Sultanganj Aghwani Ghat Bridge collapse. तो ये जो लास्ट ईयर सुल्तानगंज अगवानी घाट ब्रिज जो है कोलैप्स हो गया था, उसके बाद बिहार गवर्नमेंट ने IIT रुड़की को ये रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट प्रिपेयर करने को दी थी, जो कि अब IIT रुड़की ने बिहार गवर्नमेंट को सौंप दी है. और ये जो ब्रिज है सुल्तानगंज अगवानी घाट, ये कहाँ पे है? भागलपुर में. और ये जो इंसिडेंट हुआ था कोलैप्स का, वो हुआ था 30 अप्रैल 2022. नाउ बिहार में आ रहा है सेकंड स्विमिंग ट्रेनिंग सेंटर. ये आ रहा है हमारे बांका में.
ओढ़नी डैम में। तो ये जो है सेकंड स्विमिंग ट्रेनिंग सेंटर है। इससे पहले जो स्विमिंग ट्रेनिंग सेंटर है ये हमारे पटना में है और अब आ रहा है बांका में। तो पटना में तो है ही स्विमिंग ट्रेनिंग सेंटर और जो दूसरा आ रहा है वो हमारे बांका में आ रहा है। अब हमारा जो दरभंगा एयरपोर्ट से रिलेटेड एक न्यूज़ है कि ये जो दरभंगा एयरपोर्ट है इट हैज़ बिकम द ओनली प्रॉफिट मेकिंग एयरपोर्ट ऑफ बिहार इन द फाइनेंशियल ईयर 2022-23। इकलौता मुनाफा कमाने वाली एयरपोर्ट बनी है 2022-23 में। देन सोन रिवर पे हमारा बनेगा घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ऐसा अनाउंस करा गया है कि सोन रिवर पे बनाया जाएगा। अभी हमने इससे पहले जो न्यूज़ देखा था उसमें देखा था कि घड़ियाल जो है उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई है गंडक रिवर में। उसके बाद हम ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने का अनाउंसमेंट करे हैं। नेक्स्ट है इंडियन रेलवे कार्गो ट्रेन। इसे फ्लैग्ड ऑफ करा गया बाय बोथ द लीडर्स ऑफ इंडिया एंड नेपाल। कब करा गया? 1 जून 2023। कहाँ से करा गया? अररिया, डेट इज दिस बथनाहा रेलवे स्टेशन। तो बथनाहा रेलवे स्टेशन, आपसे अगर लोकेशन पूछे कि जो बथनाहा रेलवे स्टेशन है वो कहाँ पे है, वो है अररिया में। सो बथनाहा से नेपाल कस्टम यार्ड ये जो है फ्रेट ट्रेन, इसे फ्लैग्ड ऑफ करा गया बाय इंडिया एंड नेपाल लीडर्स, डेट इज आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। नाउ बिहार में जो भी डेवलपमेंट फंड का अमाउंट दिया जाता है एमएलओ को और एमएलसी को, वो इंक्रीज कर दिया गया। पहले ये जो विकास निधि के लिए जो मतलब डेवलपमेंट फंड के लिए जो अमाउंट दिया जाता था वो था 3 करोड़ रुपीस। अब एक साल का मिलता था ये एमएलए और एमएलसी को। अब ये दिया जा रहा है 4 करोड़, मतलब इसे बढ़ा दिया गया है। नाउ बिहार में आ रहा है हमारा चौथा एयरपोर्ट। अभी तक हमारे पास जो है पटना में है, गया में है, दरभंगा में है और अभी आ रहा है हमारा 4th एयरपोर्ट ऑफ बिहार पूर्णिया में। नेक्स्ट है हमारा रैंकिंग, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023। तो इस रैंकिंग के अनुसार जो हमारे बिहार के 6 इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने टॉप 100 में अपनी जगह बनाई है। तो अभी हम देखेंगे उनके बारे में। तो बिहार से टोटल 6 इंस्टीट्यूट हैं जिन्होंने अपने टॉप 100 में जगह बनाई है और अब हम देखेंगे कितने डिफरेंट फील्ड में सबकी रैंकिंग। सबसे पहले अगर हम देखें तो ओवरऑल कैटेगरी में मिला है आईआईटी पटना को 66 रैंक। तो इसमें बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, हर एक कैटेगरी में बहुत सारी जो हमारे इंडिया की जो भी यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट है, रैंकिंग दी जाती है। तो ओवरऑल कैटेगरी में, ओवरऑल में सब आते हैं, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट सब आते हैं, वो मिला है आईआईटी पटना को 66 रैंक। अगर हम बात करें मैनेजमेंट में, तो मैनेजमेंट में हमें दिया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बोध गया 53 रैंक। तो मैनेजमेंट में हमें मिला है 53 रैंक, जो कि बोध गया में जो आईआईएम है उसे दिया गया है। नेक्स्ट देखें मेडिकल में, तो एम्स पटना को दिया गया है 27th रैंक, इसमें एम्स पटना। और यहाँ पे दिस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हाजीपुर, फार्मेसी में मिला है 44th। और एनआईटी पटना आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में कितना दिया गया एनआईटी पटना को? 19th रैंक। और एग्रीकल्चर में दिया गया है 33। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी समस्तीपुर। सो ये आपने देख लिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे ओवरऑल पूछा जाता है लेकिन आपको ये सब भी पता होने चाहिए। टोटल 6 इंस्टीट्यूट जो हैं बिहार के, उन्हें ये रैंकिंग दी गई है। नेक्स्ट दिस खोवालाई एंड अनरसा, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट के प्रोडक्ट है? गया के। आप यहाँ देख सकते हैं, ये है खोवालाई और ये है अनरसा। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये गया डिस्ट्रिक्ट के हैं। देन ये है हमारी काजल कर्ण जी, जिन्होंने श्रीमद् भगवत गीता को मैथिली में ट्रांसलेट करा है। तो ये बस 1 लाइनर फैक्ट्स है। अब ये लास्ट, जो बिहार के ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उन्होंने अपना सतरंगी दोस्ताना रेस्ट्रो ओपन करा है। कहाँ पे? पटना में। चलिए हम अब करते हैं मैपिंग। यहाँ पे अररिया में हमने पढ़ा था कि हमारा यहाँ से जो बथनाहा रेलवे स्टेशन है वहाँ से हमने अपने कार्गो और फ्रेट ट्रेन को यहाँ से फ्लैग ऑफ करा या हरी झंडी दिखाई। तो यहाँ पे है बथनाहा रेलवे स्टेशन अररिया। पूर्णिया में हमारा आ रहा है 4th एयरपोर्ट ऑफ बिहार। उसके बाद गया में हमने पढ़ा था खोवा लोई एंड अनरसा, ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो गया से हैं। शेखपुरा में हमने पढ़ा था नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड जो कि दिया गया गायत्री कुमारी जी को। उसके बाद हम अगर बात करें औरंगाबाद, तो हमारे जो डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वो कौन है? जनार्दन प्रसाद जी। उन्हें ये
पोस्ट दी गई है। वो पहले जियोलॉजिस्ट में एंटर करे थे और उसके बाद अब डायरेक्टर जनरल के लिए अपॉइंट किए गए हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे बेगूसराय में, तो वो है NTPC बरौनी, जिसे मिला है फर्स्ट रैंक इन द इंडस्ट्री कैटेगरी इन दिस 4th नेशनल वाटर अवार्ड, जिसमें बिहार को 3rd रैंक दिया गया था। उसके बाद अगर हम बात करें पटना, तो पटना से पहले तो हमारा NIRF रैंकिंग में आ रहे हैं दिस IIT पटना, जिन्हें 66th रैंक मिली है ओवरऑल कैटेगरी में। उसके बाद अगर हम यहाँ पटना में बात करें तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ने अपना ये जो रेस्टोरेंट खोला है वो भी कहाँ आ रहा है, पटना में। उसके बाद जो 13th जोनल काउंसिल, ईस्टर्न जोनल काउंसिल की जो मीट हुई थी वो भी हुई है पटना में। और इसके बाद अगर हम बात करें बांका में हमारा आ रहा है 2nd स्विमिंग सेंटर आफ्टर पटना। तो पहले पटना में था, अब बांका में आने वाला है 2nd स्विमिंग सेंटर। इसके बाद अगर आपको और कोई करंट अफेयर याद है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। And if you find this helpful, do like this video, share it to your friends, subscribe the channel, and please give your feedback in the comment section. Thank you.